नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आपको कब किस बात से कितना होगा तनाव? वो कहावत है ना, चिंता चिता समान होती है। हम में से सभी लोगों के अंदर किसी न किसी बात को लेकर डर, घबराहट या फिर स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है। लेकिन स्ट्रेस अगर हल्का फुल्का हो तो चलता है, लेकिन यही स्ट्रेस अगर जरूरत से ज्यादा हो तो ये आपके और हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी घटेगी, काम बिगड़ेंगे, आत्मविश्वास कमजोर होगा और आपका आज और आने वाला कल प्रभावित होगा। आखिर आपके स्ट्रेस का क्या है कारण, कौन सा ग्रह है इसके पीछे, साथ ही स्ट्रेस को दूर करने के क्या हैं बेहतरीन उपाय, ये सब आपको बताएंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपको अभी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उस ग्रह की जो कुंडली में कमजोर होकर आपको स्ट्रेस की समस्या देता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। दधिशंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटधारणम। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों का राजा बनाया। चंद्रमा के घटने बढ़ने का व्यक्ति के मस्तिष्क के साथ सीधा संबंध है। यजुर्वेद का एक मंत्र है, ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन का सीधा संबंध चंद्र ग्रह से होता है और मन चंद्र ग्रह से ही नियंत्रित होता है। शुक्ल पक्ष में मनुष्य का मस्तिष्क जागरूक होता है। इन दिनों उसे अच्छी नींद भी आती है। चंद्रमा का अपनी तिथियों के अनुसार संपूर्ण प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन का अधिष्ठात्री देवता है और मन की कल्पना शक्ति चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। चंद्रमा सुख स्थान और माता का भी कारक है। शारीरिक स्थिति में ये जल ग्रह होने के कारण निमोनिया या कफ जनित रोग जैसे सर्दी, जुकाम, एलर्जी, इनका भी यही सूचक है। जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्बल होता है उनको बहुत जल्दी एलर्जी, सर्दी, जुकाम की शिकायत होती है। रक्त प्रवाह और हृदय चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में है। चंद्रमा अगर मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि का है तो ये कभी पापक ग्रह के साथ हो, कभी शुभ ग्रह के साथ हो तो दोनों का फल देता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक प्रकाशमान रहने के कारण चंद्रमा बली माना जाता है। चंद्रमा को पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है। चंद्रमा कर्क राशि में, वृषभ राशि में उच्च का, कर्क राशि में स्वगृही और वृश्चिक राशि में नीच राशि का माना जाता है। वृषभ राशि में 3 डिग्री पर परमोच्च होता है। कर्क राशि उसकी स्वराशि है और वृश्चिक राशि उसकी नीच राशि है। रविर्मेख तुले नीचे वृखे चंद्रस्तु वृश्चिके। वृषभ का चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है। 3 डिग्री नीचांशक में भी होता है और 3 डिग्री उच्चांशक में भी होता है। चंद्रमा उच्च राशि का कुंडली में हो तो व्यक्ति मीठे का शौकीन होता है। मीठे का मतलब केवल मिठाई से नहीं,
बल्कि ऐसी चीज़ों का शौकीन होता है जिसमें दांत को कम मेहनत करना पड़े और चीज़ अंदर चली जाए। जैसे दूध से बनी रबड़ी, मलाई, पनीर और मतलब कि रसगुल्ला, ये सब नरम चीज़ें ऐसा आदमी अपने भोजन में ज़्यादा पसंद करता है। अगर चंद्रमा नीच राशि का हो तो धर्म और बुद्धि का नाश करता है, दुख देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर चंद्रमा वृश्चिक का होगा तो गारंटी है कि ऐसे आदमी का डाइजेशन ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि नाभि पर होती है। मेष और वृश्चिक राशि मनुष्य की नाभि पर होती है, और नाभि पर चंद्रमा अगर स्पार्क करेगा तो यहाँ जठराग्नि होती है। यहाँ एक ऐसी अग्नि होती है जो शरीर में डाइजेशन को मेंटेन करती है, हाजमा शक्ति को मेंटेन करती है। अगर वो अग्नि प्रदीप्त होने की जगह बुझ गई तो आप जो खाएंगे, जैसा खाएंगे, वो पेट में उसी तरह से सड़ता रहेगा और डाइजेशन नहीं होगी। पूरे दिन आदमी आलस से परिपूर्ण रहेगा। चंद्रमा अगर किसी शुभग्रह के साथ हो तो माँ का प्यार और सुख, ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पाप पीड़ित हो तो माँ के सुख से और भौतिक सुखों से भी व्यक्ति वंचित हो सकता है। जिनकी डाइजेशन, पाचन क्रिया सामान्य की तुलना में मंद होती है, जिन लोगों को खाना खाने के बाद नींद आती है या नशा जैसा महसूस होता है, ऐसे लोगों पर पूर्णिमा का प्रभाव मुख्य रूप से देखा जाता है। पूर्णिमा के कारण इन लोगों के शरीर में न्यूरॉन सेल्स और भी कम गति से काम करते हैं, जिसके कारण इनको पाचन संबंधी समस्याएं आती हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काफ़ी लाभ मिलता है। देखिए, चंद्रमा को ठीक करने के तो वैसे शास्त्रों में बहुत से उपाय हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, चंद्रमा को ठीक करने का सबसे अचूक जो उपाय है, कुछ दान करने से, कुछ पुण्य करने से, कुछ किसी को खिलाने से, कुछ किसी को देने से पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, उस पर मेरा विश्वास कम है। लेकिन अगर चंद्रमा चाहे जितना खराब हो, आप रोज अपने दोनों आंखों को बंद करके और अपने हृदय पर चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 24 मिनट जप करना शुरू कर दें, और आपको ये महसूस होने लगे कि चंद्रमा मेरे हृदय पर मतलब गोचर कर रहा है, मेरे हृदय पर चंद्रमा चल रहा है, और ये उपाय 24-24 मिनट का सुबह शाम आप करना शुरू कर दें, तो आप देखिए आपकी निर्णय क्षमता में 4 चांद लग जाएगी। आपका निर्णय लक्ष्मण रेखा बन जाएगा। आप जो निर्णय करेंगे दुनिया उसी पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगी। बशर्ते ये साधना 2 दिनों की नहीं है, ये साधना कम से कम साल, 2 साल, 3 साल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने जीवन के सारे ग्रह की स्थिति बदल रहे हैं। चंद्रमा कहीं भी हो, अब वो आपके वृषभ राशि में स्पर्श करेगा। अगर आपने हृदय पर चंद्रमा का ध्यान करके और ओम सोम सोमाय नमः का, देखिए, मोती पहन लेना, चंद्रमा के लिए दूध का दान दे देना, शंख दे देना, चावल दे देना, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। लेकिन जो प्रभाव मंत्र शक्ति का होता है, वो प्रभाव और किसी चीज़ का होता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, आप किसी को गाली दीजिए तो बिना किसी प्रयोजन के वो एक क्षण में गुस्सा करेगा। आप किसी को बहुत बढ़िया बोलिए तो बिना किसी प्रयोग के वो आधा सेकंड के अंदर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। तो है ना ताकत वाणी में। वाणी किसी को क्रोधित कर सकती है और किसी को प्रसन्न कर सकती है। कोई उदाहरण आप बताइए कि कोई काम आप ऐसा कर दीजिए जिससे लोग आधे सेकंड में आपसे गुस्सा हो जाए, या कोई काम ऐसा कर दीजिए जिससे आधे सेकंड में लोग आपसे प्रसन्न हो जाएं। नहीं, वो सिर्फ वाणी, वो सिर्फ साउंड एनर्जी। तो वही मंत्र के द्वारा जब साउंड एनर्जी शरीर में जाती है तो हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, और उससे हमारे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सनातन धर्म में जो भी बातें कही गई हैं वो बड़ी तथ्यपरक हैं।
अब जैसे किसी का सूर्य खराब हो और ज्योतिषी के पास जाएगा, तो पहला उपाय तो यह है कि अगर जिसका सूर्य खराब है वो अगर अपने पिता की मनोयोग से आज्ञा का पालन करे और पिता के अनुकूल रहने का प्रयास करे तो सूर्य ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। चलो ये नहीं कर सकता तो भैया सुबह सूर्य को जल देना शुरू कर दो, उससे शरीर में विटामिन डी आएगी, सकारात्मक सोच आएगी, उससे ठीक हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, चलो सूर्य के मंत्रों का जप कर लो, ओम घृणी सूर्याय नमः 10 माला रोज जप कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते तो चलो भाई माणिक्य की अंगूठी पहन लो, उससे थोड़ा सूर्य की किरणें आपको पॉजिटिव इंपैक्ट करेंगी। वो भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो असर करता है वो हमारे शरीर में साउंड एनर्जी असर करता है, मंत्र शक्ति असर करता है। इसीलिए भगवान ने सबरी को बताते हुए कहा है, नवधा भक्ति बताते हुए भगवान ने कहा है, श्री राम ने कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति उन्होंने अपने नवधा भक्ति में बताई है कि मंत्र जाप पर मेरा दृढ़ विश्वास है, लेकिन मंत्र शाश्वत और शास्त्रीय होने चाहिए, मंत्र काल्पनिक नहीं होने चाहिए। कुछ लोग तो अपने मन से मंत्र गढ़ करके और चला दिए हैं समाज में। नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत से मंत्र इस समय समाज में प्रचलित हैं जो लोगों ने अपने मन से कल्पना करके प्रकट कर दिए हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने दर्शकों से आग्रह करता हूं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। गीता के 16वें अध्याय के 24वें मंत्र में सीधा सीधा लिखा हुआ है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र के प्रमाण से ही कार्य को करना चाहिए। शास्त्र प्रमाण क्या है, क्या हमारे लिए करणीय है, क्या हमारे लिए नहीं करणीय है, इसके लिए शास्त्र बताते हैं। शास्त्रों का हृदयंगम होगा या किसी सुयोग्य गुरु के सानिध्य में बैठेंगे या किसी सत्पुरुष के वचनों का अनुसरण करेंगे तो वो शास्त्र सम्मत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं मेष राशि का राशिफल आज कैसा है, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी भी आपका राशि स्वामी कन्या राशि में गोचर कर रहा है। आपके राशि पर उसकी दृष्टि तो बनी हुई है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शुक्र मंगल से इत्साल कर रहा है। आज आपसे कोई व्यक्ति अपने लिए सहयोग मांग सकता है, आपसे कुछ पैसे की डिमांड कर सकता है। अगर संभव हो तो आपको उचित लगे तो मदद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपके दशम भाव का स्वामी व्यय भाव में है, इसलिए अपना काम आप दूसरों के ऊपर न छोड़ें, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। जो लोग निगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ में कमी ढूंढते हैं, हर व्यक्ति की निंदा और बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से नज़दीक ना रहें, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। गलत आदतें छोड़ना सेहत के लिए अच्छा है। समय की कीमत को पहचानें। हो सके तो आज गुड़ का दान किसी मंदिर में करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय कर्क राशि में बुध के साथ गोचर कर रहा है 2:44 कला पर, और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में सूर्य है। ये अच्छी बात है। आज आप सेविंग्स बचत भी कर पाएंगे और प्रॉपर्टी पर आपका खर्च होगा जो सकारात्मक होगा। आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आज जिस काम को भी आप हाथ में लेंगे पूरा कर पाएंगे। अपनों पर किसी तरह का दबाव न बनाएं। मानसिक तनाव और थकान आपके ऊपर हावी हो सकता है, इसके लिए आपको थोड़ी देर तक
अपने इष्ट का ध्यान करते हुए सावधानी पूर्वक मौन रहना चाहिए। ज़्यादा इमोशन में आकर के फैसला इसलिए मत लीजिए कि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि पर जिस भी राशि में चंद्रमा और सूर्य एक साथ और 12 डिग्री के अंतर्गत होते हैं तो उसमें होता है अधम योग। इसलिए इस अधम योग में इमोशन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाय को हरा चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चंद्रमा का आपकी मानसिक स्थिति से बहुत गहरा नाता होता है, ये तो पंडित जी से हमने जान लिया। अब बात करते हैं चंद्रमा के उस 7 उन ग्रहों की जो आपको मानसिक तौर पर परेशान कर सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति हो तो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए उसके पीछे भागता है और हर समय स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। और दुनिया को चाहे जितना रास्ता ऐसा व्यक्ति बता दे, लेकिन अपने अगर छोटा सा भी डिसीजन लेना होगा तो जैसे कोई चौराहे पर खड़ा हो जाए, किस रास्ते पर जाऊं, वो वाली स्थिति होती है। चंद्रमा राहु एक साथ हो तो व्यक्ति का मन बच्चे जैसा चंचल होता है। ऐसा व्यक्ति अधीर हो जाता है और शांत नहीं बैठ पाता है। ऐसे लोग अगर आलसी हो जाएं या उनका काम में मन न लगे तो बहुत जल्दी ये लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। भ्रम की बीमारियां भी ऐसे लोगों को होती हैं। प्रायः ओसीडी की बीमारी जिनको होती है, हाथ धोने की ज़्यादा बीमारी, नहाने की बार बार बीमारी, शुद्धता अशुद्धता की बीमारी, ये छू लिया शुद्ध हो गया, ये छू लिया अशुद्ध हो गया, ये यहाँ आके बैठ गया शुद्ध हो गया, इसने मुझे छू लिया अशुद्ध हो गया। इस तरह की जो बीमारी आज 1 से 2% लोगों के मन में है, वो इसी चंद्रमा राहु के इम्पैक्ट में है। राहु और चंद्रमा की युति हो तो उनको हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को भगवती दुर्गा की कस करके आराधना करनी चाहिए। ऐसे लोग जितना खाली बैठेंगे उतना तनाव बढ़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने आप को हर समय व्यस्त रखें, अपने आप को हर समय व्यस्त रखें। और कलयुग में जो मैंने इसके लिए उपाय ढूंढा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उपाय मैंने ये देखा है कि अगर चंद्रमा राहु का इंपैक्ट साथ में हो और आपका मन आपको दुखी कर रहा है तो आप एक रामचरितमानस की पुस्तक लीजिए और रोज उसका नवान्न पारायण करना शुरू करिए। 9 दिनों में पूरे रामायण को खत्म करना है। रामचरितमानस को 9 दिनों में खत्म करना है। एक दिन में 2 घंटे पढ़ने पर रामचरितमानस पूरा होगा 9 दिनों में। अगर ये क्रिया आप करना शुरू कर दें और कम से कम ये क्रिया 4-5 बार आप रिपीट कर दें तो जो आपके मन का अवसाद है, जो आपके मन की कुंठा है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और अगर 1 साल लगातार आपका ये अभ्यास बन गया तो आप विश्वास करिए, आप हिमालय पर झंडा गाड़ देंगे। आप कोई तब सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे। लेकिन बड़ा अफसोस है, हमसे भी लोग मिलते हैं, लोगों को कुछ करिए कहने के लिए, करने के लिए कहिए मत। कोई ऐसी जड़ी, कोई ऐसा भभूत, कोई ऐसा तंत्र मंत्र कर दीजिए कि 1 मिनट के अंदर उनका व्यक्तित्व बदल जाए, 1 मिनट के अंदर भाग्य बदल जाए, 1 मिनट के अंदर पूरे सितारे बदल जाए। ऐसा चमत्कार लोग ढूंढते हैं। जबकि सच्ची बात है, बिना अंदर के परिवर्तन के बाहर का कोई परिवर्तन होता नहीं है। जब तक आपके अंतर जगत में, आपके चिंतन में, आपके सोच में, आपके आचरण में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक बाहरी परिवर्तन से आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप मेरा कहना मान लीजिए,
आप एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी चीज के मन से संबंधित रोग से परेशान हैं तो आप नवान्न पारायण करना शुरू कर दीजिए। नवान्न पारायण अगर आप कर दें और पूरे साल कर दें, सिर्फ 2 घंटे लगते हैं भाई। अगर 2 घंटे एक साथ नहीं कर सकते तो 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम कर दें। ये उपाय केवल 1 साल आप कर दें, फिर आप देखें अगर आप सूर्य की तरह चमकदार न हो जाए और आप पूरी दुनिया का अंधेरा मिटाने लायक न हो जाए तो आप कहिएगा। कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति अगर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति हर समय नकारात्मक सोचता है, नकारात्मक बोलता है। सब कुछ सुख होने के बावजूद भी वो परेशान रहता है। महिला है तो सोचेगा कि मेरे पति को कुछ न हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ न हो जाए, मतलब सब सुख होते हुए भी अंदर से डर। पुरुष है तो सोचेगा कि कहीं मेरी नौकरी न छूट जाए, कहीं मेरी परिस्थिति ना खराब हो जाए, कहीं मुझे गंभीर रोग ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, मतलब बेवजह की नकारात्मक बातें। अगले क्षण जो होना है हो जाएगा तो सोचने का क्या मतलब है। सुना हूं भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। लोग स्टेज पर नाचते नाचते गिरते हैं, मर जाते हैं, गाते गाते गिरते हैं, मर जाते हैं, खेलते खेलते गिरते हैं, मर जाते हैं। जब मौत आनी ही होगी तो उसको कोई रोक लेगा? तो उसके बारे में चिंतन करके क्यों दुखी हो रहे हो? कुंडली में चंद्रमा, बुध और गुरु अगर ये 3 ग्रह कमजोर हों तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत आसानी से डिप्रेशन का शिकार रहता है। कुंडली में चंद्र बुध की युति हो और इस पर शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो तो बहुत जल्दी ऐसा व्यक्ति एंजाइटी का शिकार होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। ये देखिए हाथ देख रहे हैं हमारा, देखिए हाथ में ये जो स्थान है, अंगूठे के इधर वाला जो स्थान है, इसको चंद्र पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चंद्र पर्वत। और ये जो मस्तिष्क रेखा बीच में है, इसका नाम है मस्तिष्क रेखा। जब ये मस्तिष्क रेखा और ये नीचे की जो रेखा है, ये जीवन रेखा है। जब जीवन रेखा को घेरती हुई मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ नीचे आती है तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा, शनि, राहु, केतु से युक्त होता है। और ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला या ऐसे पुरुष सुसाइडल अटेम्प्ट मतलब आत्महत्या का प्रयास करते हैं या आत्महत्या करते हैं। ऐसे लोगों को कभी अकेले में नहीं रहने देना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी अकेलापन में नहीं रहने देना चाहिए और ऐसे लोगों से कह करके महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप रोज करवाना चाहिए। शनि और चंद्रमा अगर एक साथ हो तो व्यक्ति छोटे छोटे तनाव में भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। चंद्रमा और शनि साथ हो तो व्यक्ति का आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति दोनों खत्म हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशन में आ जाता है और उसमें अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय देर से होता है जो तनाव का कारण बनता है। तो हमारे कहने का आशय ये है, प्रोग्राम करने का जो हमारे आज उद्देश्य है वो ये है कि देखिए चंद्रमा को ठीक करना है और चंद्रमा को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय जो है मंत्र जप है। अगर चंद्रमा अशुभ है तो चंद्रमा का दान कर दिया जाए। चंद्रमा का दान है चावल, सफ़ेद कपड़ा, बजने वाला शंख, मोती की माला, चांदी का सिक्का। ये सब चीज़ें अपने कुल पुरोहित को या किसी वेद पाठी सुयोग्य व्यक्ति को हाथ में दान देना चाहिए। इससे चंद्रमा का अशुभ प्रभाव दूर होगा। दूसरा काम है कि अगर आप बड़ा मंत्र कर सकते हैं तो इमाम देवा अस्पतना ग्वं सुभद्वम महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राजन इंद्र स इंद्रियाय इम मुझसे पुत्र मत्स्य विश्व भूमि राजा। तो कहने का मतलब वैदिक मंत्र का जप करें या ओम सोम सोमाय नमः, ये पौराणिक मंत्र का जप करें, या ओम दधशंखम तुषाराभम क्षीरो दारणम संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुट धारणम,
इस मंत्र का जप करें। अगर 10 माला जप ये होने लगा तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन जप करते समय आपको ध्यान देना है कि चंद्रमा को अपने हृदय पर, पूर्ण चंद्रमा जैसे पूर्णिमा का होता है वैसे चंद्रमा का आपको अपने हृदय पर ध्यान करना है। और ध्यान भी ऐसा करिए कि आपको कुछ देर के बाद महसूस हो कि यहाँ ठंडा ठंडा हो रहा है। जब तक यहाँ ठंडा ठंडा नहीं महसूस हुआ आपको, तब तक चंद्रमा का ध्यान, इसका मतलब सही हुआ नहीं। अभ्यास करोगे तो जरूर महसूस होगा आपको। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मेष और वृषभ के बाद अब बारी आती है मिथुन राशि के राशिफल वालों की। कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति है और मिथुन राशि से केंद्र में मंगल और शनि की स्थिति है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय अधम योग में सूर्य और केतु के साथ तृतीय भाव में है। आज आपको शॉर्टकट और लुभावने ऑफर से दूरी बनानी होगी। अगर आपको कोई बता रहा है कि 1 लाख रुपया आप ऐसे कमा सकते हैं आराम से, इतना ही करके आप 1 लाख कमा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से ज़रा दूर रहिए, क्योंकि ये आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। जोश में आकर के अपनी पर्सनल बात बताने की कोशिश मत करिए। बढ़ती उम्र में अपनी सेहत का ध्यान रखिए। भावुक होकर के फैसला मत लीजिए। तुलसी में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में चंद्रमा के किन ग्रहों से युति होने पर आपके कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, चंद्रमा कुंडली में अगर अग्नि तत्व की राशि में हो, अग्नि तत्व की राशि है मेष, अग्नि तत्व की राशि है सिंह, तो अगर अग्नि तत्व की राशि में हो तो कारोबार और नौकरी में तनाव की स्थिति रहेगी। हाथ में चंद्र पर्वत पर टूटी हुई रेखाएं हैं तो भी कामकाज के कारण जीवन में तनाव बढ़ाएगा। कुंडली में चंद्रमा अगर शत्रु गृह में है तो कामकाज में नुकसान होना निश्चित है। कुंडली में चंद्रमा अगर 5वें भाव में है तो नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ है, लेकिन चंद्रमा की ये स्थिति कारोबारियों को तनाव देती है। कुंडली में चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु का ग्रहण योग हो तो सरकारी नौकरी न मिलने से तनाव होता है। कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो व्यक्ति को नौकरी बहुत संघर्ष के बाद मिलती है और इसके कारण तनाव भी होता है। देखिए भाई, सीधी सीधी एक लाइन की बात है। पूरे भारत में एक बात प्रचलित है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से अगर आप हार गए तो आप जिंदगी हार गए, और मन से अगर आप जीत गए हैं तो दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। और मन का हारना जीतना ये चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। मन का हारना और जीतना चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। मन को ठीक करने का अगर कोई एक तरीका शास्त्र में है तो वो है चंद्रमा को ठीक करना, अपनी माँ की आज्ञा में रहना, अपने माँ के पूरे आशीर्वाद में रहना। माँ की कृपा अगर आपके ऊपर बरसती रहेगी, चाहे चंद्रमा आपका कितना भी खराब हो, जब तक आपकी माँ जिंदा रहेगी और जब तक आप माँ की सेवा में रहेंगे, तब तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके ऊपर चंद्रमा का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एकदम माता के भक्त रहें। ऐसा भक्त नहीं कह रहा हूं कि माता का भक्त होकर के पत्नी की कुटाई कर दें, ऐसा भक्त मत बनिएगा। भक्त ऐसा बनिएगा कि माता का सम्मान माता की जगह, पत्नी का सम्मान पत्नी की जगह, बच्चों का सम्मान बच्चों की जगह। अति सर्वत्र निंद्यते, किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से पिता को प्रसन्न करके सूर्य को ठीक किया जा सकता है, उसी तरह से माता के आशीर्वाद से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को ठीक किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में एक बात लिखी है सर्वार्थ चिंतामणि में, मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि मेरा प्रोग्राम बहुत से ज्योतिषी लोग भी देखते हैं, उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि सूर्य अगर 10 डिग्री पर तुला राशि का हो
तुला राशि में सूर्य अगर पूरे पूरे 10 डिग्री पर हो, तो ऐसा जातक अगर कुबेर का भी बेटा हो, कुबेर माने धन का जो सचिव हैं, धन के महालक्ष्मी के जो सचिव हैं, उनका भी बेटा हो, तो उसे भी अपने जीवन में भीख मांग के मरना पड़ता है। भाई इतना बड़ा दुर्योग है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल जन्म कुंडली में देखा है कि बहुत से ऐसे लोगों की कुंडली देखा है कि जिनकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में और 10 डिग्री पर है, लेकिन वो लोग सुखी जीवन जी रहे हैं, कार से चल रहे हैं, बढ़िया घर में रह रहे हैं। जब उसका कारण अध्ययन करोगे आप, तो आपको एक कारण पता चलेगा कि वो अपने पिता की उपलब्धियों के कारण सारा सुख भोग रहे हैं, और जब तक उनका पिता जीवित रहेगा तब तक ये नीचांशक का सूर्य उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल पाएगा। जिस दिन पिता आंख बंद करेगा, उसके बाद विपत्तियों के पहाड़ टूटने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर उपाय और महा उपाय की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब तक पिता जिंदा है तब तक ये अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, 100% ये बात सही उतरेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कर्क राशि में बुध और शुक्र की स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी इस समय सिंह राशि में सूर्य और केतु के साथ द्वितीय भाव में विराजमान है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, उधार देने या लेने से पहले आज आपको सोचना चाहिए। साथ काम करने वालों का सहयोग आपको मिलेगा। न चाहते हुए भी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, अपनों से दूर जाना पड़ सकता है। तनाव मत लीजिए, और हो सके तो जीवन साथी के भी सेहत का ध्यान रखिए। लंबी यात्राओं में अपने सामान का ध्यान रखिए। गायत्री मंत्र का प्रातः सायं जप करिए सूर्यास्त से पहले। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस ग्रह की जो चंद्रमा के साथ मिलकर आपको एक अलग तरीके का स्ट्रेस देता है। कौन सा है वो ग्रह, आइए जानते हैं पंडित जी से। कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति होने पर बहुत स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत तनाव बढ़ता है। सोचने समझने की शक्ति, अवचेतन मन की शक्ति है। ऐसे में कुंडली में अगर चंद्रमा और केतु एक साथ हो तो व्यक्ति बिना किसी कारण के डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे में कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग अचानक फैसला लेते हैं और तनाव में आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी अलग ही दुनिया और सोच में खोया रहता है। जब कुंडली में चंद्रमा पर मंगल ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति में सहन शक्ति की कमी होती है। लेकिन भाई एक बात, मेरी ये बात पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? अगर आपके 9वें, 10वें और एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल की युति होगी तो ये लक्ष्मी योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति जंगल में भी पैदा होगा तो भी महालक्ष्मी उसके ऊपर मेहरबान रहेंगे। कभी उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी। किसी की कुंडली में 9वें, 10वें और एकादश भाव में चंद्रमा के साथ अगर मंगल होगा तो आप बिल्कुल आंख मूंद करके भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी पैसे के लिए परेशान नहीं होगा। लेकिन शेष जगहों पर यह स्थिति नहीं है। शेष जगहों पर इसकी स्थिति कुछ उलट पुलट हो सकती है। लेकिन 9वें, 10वें, एकादश भाव में अगर चंद्रमा मंगल की युति होगी तो यह लक्ष्मी योग कहलाएगा। लेकिन चंद्रमा और केतु की स्थिति अगर एक साथ हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जरा सा भी परिस्थिति के विपरीत होते ही तनाव में आ जाता है। और जबकि सच्ची बात यह है, इंसान वो है, स धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। पेरा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा प्रचंड,
मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। कहने का मतलब हम मनुष्य हैं, जितना तेजी से हमें असफलता मिले उसके दुगने वेग से हमें उस कार्य को और करने के लिए उद्यत होना चाहिए। हताश और निराश नहीं होना चाहिए। हम अविनाशी ईश्वर के अंश हैं। ये शरीर मर सकता है, ये शरीर जल सकता है, लेकिन इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। उसका अगर कोई मिशन इस जन्म में अधूरा है तो अगले जन्म में उस मिशन को पूरा करेगा। तो हम अविनाशी के बच्चे हैं, इस बात को सोचिए। कबीर दास जी से एक आदमी ने जाकर के कहा कि आपको तो मैं बहुत प्यार करता हूं, आपको बहुत मानता हूं, आपके ही बताए हुए रास्ते पर चलता हूं, लेकिन अगर आप किसी दिन मर गए तो फिर मेरा क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का मार्गदर्शन कौन करेगा। तो कबीर दास जी ने मालूम है क्या कहा? कबीर दास ने कहा, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। जैसे राम नहीं मरते हैं वैसे मैं न मरने वाला हूं, क्योंकि मैं अविनाशी का बालक हूं। मरे न मारा जाए, ये शरीर मर सकता है, लेकिन जो इसके अंदर अविनाशी आत्मा है वो कभी नहीं मर सकती। नैनम छिद्रंति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषति मारुतः। इसको किसी तरह से डैमेज नहीं कर सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये अविनाशी का अंश है। तो इसलिए जिंदगी है तो असफलता मिलेगी। फैलिए मत रायता की तरह, थोड़ी सी असफलता मिल गई तो गूं गूं करके रोने लगे और मतलब कि मुंह बनाकर लटक करके बैठ गए ना। जितनी असफलता मिले उसके दुगने वेग से आक्रमण करो। ये सच्चे पुरुष का लक्षण है, ये सच्चे मतलब कि इंसान का लक्षण है। जितनी असफलता मिले उसके दुगने वेग से उसका मुकाबला करो। और एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, केवल एक बात आप लोग मेरी आज अपने जीवन में उतार लीजिए तो कभी दुख नहीं होगा। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। न 4 के अलावा कोई 5वां वेद है, न 6 शास्त्र के अलावा 7वां कोई शास्त्र है। 4 वेद 6 शास्त्र, इनमें बातें 2 इसमें 2 बातें हैं। वो क्या क्या बातें हैं? दुख दीने दुख होत हैं और सुख दीने सुख होए। अगर आप दुनिया को दुख दे रहे हैं या किसी को दुख दे रहे हैं तो दुख आप भोगेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। और सुख दीने सुख होए, अगर आप जगत को सुख दे रहे हैं तो आपको सुखी रहने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपको सुखी रहना है तो सबको सुख देने की कोशिश करिए, और अगर आपको दुखी रहना है तो किसी को दुख देने की कोशिश कर लीजिए। 4 वेद 6 शास्त्र, इनकी बातें 2, दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होए। ये आप भी समझिए, अपने बच्चों को भी समझाइए, अपने परिवार के हर सदस्य को समझाइए। हर सास समझ लें कि बहुओं को किस तरह से रखना है, और हर बहू भी समझ ले कि सास को किस तरह से रहना है। क्योंकि इसका असर अगर सास बुरा व्यवहार करेगी तो उसके बेटी को भुगतना पड़ेगा, अगर बहू बुरा व्यवहार करेगी तो उसके आने वाली संतान को भुगतना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही ठीक हो जाओ भैया। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि के राशिफल वालों की। कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखो भाई, ऐसा मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आज आपकी राशि में चंद्रमा सूर्य केतु 3 ग्रह एक साथ हैं। एक तो अधम योग बना हुआ है, दूसरे आपके राशि में ग्रहण दोष बना हुआ है। तो अगर आज आप लापरवाह हो जाएं तो ये बड़ी बात नहीं है। आज आप हो सकते हैं लापरवाह, कहीं खोए हुए हैं, कहीं चिंतन में हैं और कोई आपका कीमती सामान गायब हो गया तो सतर्क रहिएगा।
कीमती वस्तुओं के प्रति यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। खास करके अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सार्वजनिक वाहन से आप यात्रा कर रहे हैं तब तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। दूसरी बात, आज आपको अपने वर्क प्लेस में, ऑफिस में भी तनाव मिल सकता है। अब ये तनाव घर तक लेकर मत आइए कि घर आकर के बच्चों को झिड़कने लगिए, पत्नी से गुस्सा करने लगिए, माँ बाप का उल्टा जवाब देने लगिए। अरे ऑफिस का जो प्रॉब्लम है उसको ऑफिस में छोड़िए और घर शांतिपूर्वक जाइए। आज जो खराब है वो कल खराब नहीं रहेगा, क्योंकि ये चंद्रमा तो बदलेगा। तो रिश्तों में अहंकार और क्रोध दोनों आज ना आने दें। और हाँ, सबसे बड़ा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि किसी प्रकार के एडिक्शन और नशीली चीज़ों से परहेज करिए। कोई आपकी छवि को खराब करने का प्रयास भी कर सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा अपने को सावधान रखें। सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में चंद्रमा ग्रह की अलग अलग स्थिति आपको कौन कौन सी बीमारियां दे सकती हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो आती हैं। इस कारण से व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। मानसिक तनाव, बार बार स्वास्थ्य बिगड़ना, लगातार अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर लगना चंद्रमा के कमजोर होने का लक्षण हो सकता है। चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति को दिल की बीमारी, मिर्गी, फेफड़े से जुड़े रोग, तनाव, डिप्रेशन, सर्दी जुकाम, कमजोर याददाश्त, भय का लगना, वहम का होना, बेचैनी का रोग हो सकता है। कुंडली में 8वें भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी तनाव देता है। कुंडली में चंद्रमा अकेला हो और उसके साथ कोई अन्य ग्रह न हो तो भी चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देकर तनाव बढ़ाता है। चंद्रमा के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हों और इसके कारण तनाव भी हो रहा हो तो हर रोज 15 मिनट तक चंद्रमा को निहारें। इससे पित्त दोष कम होता है। अपने घर की छत पर चटाई डालकर रात में लेटें और चंद्रमा को देखें। हर रोज 15 से 20 मिनट ध्यान करें। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार आएगा। रक्तचाप नियंत्रित रहेगा। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में भी मदद मिलेगी। एक बात जान लीजिए, एक ज्योतिष शास्त्र में है केमद्रुम योग। काल सर्प योग जो ज्योतिष में नहीं है उसकी आपने बहुत चर्चा सुनी होगी, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा काल सर्प दोष है, त्र्यंबकेश्वर जाओ, नाग चढ़ाओ, नागिन चढ़ाओ। चैलेंज के साथ कहता हूं, ज्योतिष के किसी ग्रंथ में काल सर्प योग नाम का कोई वर्णन नहीं है। ये कपोल काल्पनिक है। ये केवल अपनी दुकान चलाने का लोगों का एक तरीका है। किसी शास्त्र में हमारे किसी मनीषी के द्वारा ये योग नहीं लिखा गया है। लेकिन केमद्रुम योग हर जातक पद्धति की पुस्तक में मिलेगा और ये बड़ा अशुभ और भयंकर योग होता है। केमद्रुम योग उसको कहते हैं चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न हो और दोनों स्थान खाली हों तो इसको कहते हैं केमद्रुम योग। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन में दुख के अलावा सुख पा ही नहीं सकता है। लेकिन एक होता है केमद्रुम भंग योग। केमद्रुम योग अगर कुंडली में है और साथ में केमद्रुम भंग योग हो रहा है तो केमद्रुम योग का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। ये भंग योग कैसे होता है? जब चंद्रमा से चौथे, 7वें और 10वें स्थान में कोई शुभग्रह हो, कोई ग्रह हो तो केमद्रुम भंग हो जाता है। और जब केमद्रुम भंग हो जाता है तो केमद्रुम योग का जो बुरा असर होने वाला था जातक के ऊपर वो नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कन्या राशि के राशिफल की करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानेंगे पंडित जी से। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में मंगल की स्थिति है। सप्तम भाव में शनि आपके राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है। सप्तम भाव से बृहस्पति आपके आजीविका स्थान में है। आज आपके सेहत पर पैसा खर्च हो सकता है।
आज किसी से झूठा वादा न करें, गलतफहमी है तो बातचीत के जरिए सुलझाएं। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। बिना जांचे कोई भी डील हस्ताक्षर न करें। हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात तुला राशि के जातकों की। कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके आजीविका स्थान में बुध के साथ है। अगर ऐसे में देखा जाए तो आपके व्यय भाव में मंगल भी है। तो अच्छी तरह से अगर योजना बना करके आप कहीं पैसा लगाएंगे तो उसमें फायदा होगा। बिना सोचे समझे कोई नई जिम्मेदारी मत लीजिए। रिश्तों को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी से बचिए। पेट में तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिए। अपनों से मतभेद हो सकता है, सतर्क रहिए। गाय को गुड़ खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में चंद्रमा के किन ग्रहों से युति होने पर आपके रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रहों से युक्त हो, माने शनि, केतु और राहु से युक्त हो, तो इसके कारण घर में कलेश बढ़ता है। चंद्रमा पापक ग्रहों से पीड़ित होगा तो मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ साथ राहु से युक्त होगा या चंद्रमा 5वें या 8वें भाव में होगा तो घर में कलह का योग बनेगा। ऐसे लोगों के घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर कलह होती रहेगी। चंद्रमा जब शनि, मंगल और राहु के साथ हो तो भी पारिवारिक कलेश के कारण तनाव होता है। चंद्रमा कुंडली में अगर कमजोर हो या नीच नवांशक में हो या अशुभ हो तो व्यक्ति का मां से ही रिश्ता ठीक नहीं रहता है। चंद्रमा अगर कुंडली में अकेला बैठा है, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होगा। लेकिन कुंडली में चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हो या दृष्टि संबंध बना रहा हो तो ऐसा व्यक्ति झगड़ालू और क्रोधी भी हो सकता है। कुंडली में सूर्य चंद्रमा की युति हो तो वैवाहिक जीवन में कलेश होता है और 1 रुपये का मेहनत करने पर 50 पैसा मिलता है। कुंडली में पहले भाव में सूर्य और चंद्रमा हो तो व्यक्ति को माता पिता से दुख मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। इसलिए आज कोई व्यक्ति आपसे उधार मांग सकता है और ये उधार मांगने का तरीका कोई ज़रूरत का नहीं होगा, बल्कि आपको बेवकूफ़ बनाने का होगा। इसलिए आप सतर्क रहें। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। अपनों पर शक न करें, गलतफहमियां बढ़ेंगी। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। समय की बर्बादी करने से बचें। शिवलिंग का जल से जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर चंद्रमा के कारण आपके जीवन में तनाव की स्थिति है तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, चंद्रमा के कारण अगर आपके जीवन में तनाव की स्थिति है तो क्या करिएगा, इसका समाधान मैं आपको बताने वाला हूँ। हर रोज स्नान करके पहले सूर्य को जल दीजिए और हर सोमवार को शिव मंदिर जा करके या अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना के या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख के या पारे का शिवलिंग रख करके और बढ़िया से शिव जी की पूजा उपासना करिए। हर महीने की एकादशी को व्रत करिए। अगर आप महिला हैं तो अपने पति से पूछकर एकादशी का व्रत करिएगा। पति की आज्ञा ना हो तो मत करिएगा, इससे पति की आयु कम होती है, अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। हाँ, पति पत्नी दोनों अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप लोगों जैसा पुण्यात्मा भी कोई धरती पर नहीं है। लेकिन अगर महिला अकेले एकादशी का व्रत कर रही है तो अपने पति से पूछ लेना चाहिए। पति की आज्ञा से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। अग्नि पुराण में लिखा हुआ है कि जो महिलाएं बिना पति की आज्ञा का एकादशी का व्रत करती हैं वो अपने पति की आयु का ह्रास करती हैं। ये प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। नशीली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है तो चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। चंद्रमा कमज़ोर भी है और गलत भाव में बैठा हुआ है, 6ठे 8वें 12वें बैठा हुआ है, तो चांदी से बनी हुई मोती की अंगूठी
अगर वो लग्न पंचम नवम का स्वामी हो तभी आपको धारण करना चाहिए। डिप्रेशन से परेशान हैं तो सोमवार का व्रत करिए। तनाव रहता है, ज़्यादा सोचते हैं, भय या वहम के शिकार हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांदी के आभूषण, पुरुषों को चांदी के कड़े पहन लेना चाहिए, महिलाओं को अपने पैरों में चांदी की पायल पहन लेनी चाहिए। किसी भी मानसिक रोग के होने पर मन में, पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, महिला हैं तो नमः शिवाय का निरंतर जप करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना चाहिए। 10 मिनट तक ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए उद्गीत प्राणायाम में। उद्गीत प्राणायाम कैसे करते हैं? जैसे पूरे सांस को रोक लिया ना, ओम, मैं ऐसे बोल तो 1.5 मिनट तक सकता हूँ, लेकिन आपको बताया मैंने उदाहरण कि पूरी सांस को भर करके ओ और म बोलने की कोशिश करिए। अगर आप अपने पूजा स्थान में या बेडरूम में ये उद्गीत प्राणायाम 5-5 बार सुबह शाम करें तो वहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और आपके घर में खुशियाँ हो जाएंगी। आपके घर में लोग चहकते रहेंगे। अब आपके घर में किसी का मन मलिन नहीं होगा, क्योंकि ये वॉइस एनर्जी, ये साउंड एनर्जी आपके घर के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव कर देगी। इसको आप करके देखिए। घर में पीने का पानी साफ होना चाहिए, इनको साफ स्थान में रखना चाहिए। रात में अपने सिरहाने एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना चाहिए और रात में ज़रूरत पड़ने पर उसको किसी दूसरे गिलास में निकाल कर पीना चाहिए। हर रोज़ थोड़ा ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन व्यायाम करना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए। चंद्रमा कमज़ोर है तो रात में कभी सूर्यास्त के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। और घर में नल अगर टपक रही हो तो उसको तत्काल ठीक कराना चाहिए। ये सब चंद्रमा के दोष हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा है कि आपका राशि स्वामी आपके राशि पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शनि इस समय जो है वो आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका मत मारिएगा, वरना पछताएंगे। किसी भी नई डील में जल्दबाजी मत करिए, अपनी शर्तों पे सौदा करिए। परिवार को कोई शुभ समाचार आज मिलेगा। अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज मत करिए। काम के कारण अपने को नज़रअंदाज ना करें। केले के पेड़ की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मकर राशि के जातकों की कर लेते हैं। चलिए अब मकर राशि वालों के जातकों के लिए आज उनका भाग्य कितना मजबूत है ये जान लेते हैं पंडित जी से। बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। अगर आपकी मकर राशि है, धन कमाने के आज चारों तरफ से आपको अवसर मिलेंगे। किसी ऑफर को बिना जांचे मत स्वीकार करिएगा। रिश्तों में गलतफहमी न बढ़ने दें। संभल कर दोस्तों से बात करें, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अधूरी तैयारी के साथ यात्रा न करें। पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कुंभ राशि के राशिफल की कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों की बात या उनका भविष्य, उनका भाग्य कितना मजबूत होगा, पंडित जी बताएंगे। कुंभ राशि में राहु की स्थिति है, सूर्य चंद्रमा केतु की दृष्टि है। संपत्ति का सौदा आज मत करिएगा, अमावस्या है, नहीं तो केवल नुकसान होगा। अपनी समस्या अधिकारियों से साझा करिए। रिश्तों में बाहरी हस्तक्षेप से बचिए। खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए। अवसरों के इंतजार में बैठे ना रहें। उड़द की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के राशिफल की बात। मीन राशि वालों के लिए आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, पंडित जी बताएंगे। देखिए, प्रॉपर्टी में मनचाही डील हो सकती है मीन राशि के जातकों के। सोच समझकर नौकरी बदलें। अपनों की बातों से ठेक लग सकती है। आज सेहत का साथ मिलेगा। तरक्की चाहिए तो मेहनत करना न छोड़ें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं सांगली महाराष्ट्र के रहने वाले वैभव संजय चौहान। आइए इनसे बात करते हैं। वैभव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। पंडित जी को आपकी तमाम डिटेल्स बता दी गई हैं, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ नमस्ते गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ हाँ, मैं वैभव चौहान की बुआ बोल रही हूँ जी। मुझे वैभव चौहान के बारे में कुछ पूछना था आपसे। जी, पूछिए। हाँ, वैभव चौहान महाराष्ट्र सांगली में से मैं बात कर रही हूँ। वैभव चौहान की बर्थ डेट है 19। आप अपना सवाल पूछो। जब आप चाहिए तो सवाल पूछो। हाँ ठीक है। वो अभी MBA के सेकेंड ईयर में है। पंडित जी, मुझे आपसे यही पूछना था कि हेलो। हाँ, हेलो। चलिए, अब मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहती हैं। आप पूछना चाहती हैं कोई MBA में है, उसके आगे वो क्या करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस समय राहु की दशा चल रही है। राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। समय बहुत बढ़िया उनका नहीं चल रहा है। समय बहुत ही खराब और मानसिक रूप से उलझे हुए हैं। 12 अक्टूबर 2025 के बाद थोड़ा सा उनके जीवन में सुधार आएगा। और आपको चाहिए कि उनकी राहु की दशा चल रही है, 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल शनिवार को उनके हाथ से दान करवाइए। क्योंकि गुरु चांडाल योग इनके 6ठे भाव में बना हुआ है। ये गुरु चांडाल योग बहुत खराब होता है। और ऐसे में अगर हो सके तो इनके हाथ से चने की दाल और पीला कपड़ा भी किसी धर्म स्थान में 5 गुरुवार दान करवाइए। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में खराब चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो इसमें नेत्र रोग भी हो सकता है। ऐसे में चीनी की जगह शक्कर का सेवन करें। चंद्रमा के कारण ब्लड प्रेशर, हार्ट या पेट से जुड़ी या रक्त से संबंधित भी बीमारी होती है। तो चांदी का चंद्रमा का यंत्र चांदी के पत्र पर बनवा करके उसकी पूजा स्थान में स्थापित करके पूजा करें। जिन बच्चों का चंद्रमा के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो गले में एक चांदी का चंद्रमा बनवा कर धारण करें। बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। अपने बेटी के पैसे का उपयोग कभी भूल कर ना करें। जिनका चंद्रमा खराब हो उनको अपने बेटी के घर पानी भी नहीं पीना चाहिए। लालची और स्वार्थी होने से बिल्कुल बचिए। दूसरों के साथ छल बेईमानी भूल करके भी मत करिए। लोगों की सेवा करिए। अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। अभद्र भाषा का प्रयोग कभी ना करिए। कभी जुआ ना खेलिए। कमोडिटी और शेयर में पैसे मत लगाइए। अनैतिक कार्यों से दूर रहिए। और अपने अलमारी में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जरूर रखिए। अगर नहीं तो चांदी का एक गणेश लक्ष्मी वाला सिक्का आपको अपने अलमारी में लाल कपड़े में लपेट करके हर समय रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी ने दी है। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।